दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस के बारे में। दोस्तों ये बात तो सच है कि सब्र का फल मीठा होता है और कभी कभी तो सब्र का फल अत्यंत मीठा होता है। इसका मैं दो एग्जाम्पल दे सकता हूं लाइव अभी रिसेंटली। पहला एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा फिल्म स्टार अक्षय खन्ना के बारे में। अक्षय खन्ना जो विनोद खन्ना के सुपुत्र हैं, उनको बॉलीवुड में वांछित सफलता नहीं मिली थी अब तक। उन्हें अक्सर मल्टी स्टारर फिल्मों में ही देखा जाता था जहां पर वो अपना प्रेजेंस दिखा पाते थे, लेकिन कभी भी उन्हें सोलो स्टार के तौर पर उतनी मान्यता नहीं मिली। लेकिन उन्होंने इंतजार किया और मैंने कहा ना, सब्र का फल मीठा होता है और कभी कभी तो अत्यंत मीठा होता है। फिर साल 2025 के लास्ट में फिल्म आती है धुरंधर। उस फिल्म ने अक्षय खन्ना के पूरे कैरियर में जितनी भी खाइयां थी सबको सपाट करते हुए उन्हें एक आज नई ऊंचाई प्रदान किया है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि अक्षय खन्ना का जो है ना सब्र, उन्होंने अपने राइट टाइम आने का इंतजार किया और राइट टाइम का इंतजार करते ही देखिए अभी उनकी पिछले कई फिल्में जो हैं अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। चाहे आप देख लीजिए दृश्यम 2 में आप उनका देखिए, चाहे आप छावा में देखिए, चाहे आप धुरंधर में देखिए। अच्छा, ये तो हुआ फिल्म स्टार अक्षय खन्ना के बारे में। दूसरा नाम मैं लेना चाहूंगा देवेंद्र फडणवीस के बारे में। देवेंद्र फडणवीस एक ऐसे नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जिन्होंने अपने सब्र और मेहनत की प्रकाष्ठा दिखाई और उनका फल भी अत्यंत मीठा साबित हुआ है। 2014 में जब वो मुख्यमंत्री बने थे, तब कोई भी ये कह नहीं रहा था कि कभी भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा शिवसेना के बाद खड़ी होती थी नंबर 2 पर। तो 2014 में जब वो मुख्यमंत्री बने, फिर 2019 में वो मुख्यमंत्री नहीं रहे, तब उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के रूप में उन्होंने अपना काम बखूबी किया। लेकिन उन्होंने अपना काम निरंतर ढंग से एक मझे हुए राजनेता की तरह करते रहे और आज उन्होंने अपने नेतृत्व और अपने कार्य क्षमता के दम पर और अपने राजनीति के कौशल का परिचय देते हुए महाराष्ट्र जैसे स्टेट, जहां कभी किसी ने कल्पना ही नहीं की थी कि भारतीय जनता पार्टी इस लेवल पर पहुंच पाएगी, देवेंद्र फडणवीस, देवेंद्र भाऊ ने अपने दम पर धुरंधर की तरह काम किया और भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में भी नंबर 1 पहुंचा दिया। जब इनके साथ शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी के साथ राजनीतिक तौर पर गद्दारी किया, इनके साथ समझौता तोड़कर, अलायंस तोड़कर कांग्रेस के साथ अलायंस कर लिया, एनसीपी के साथ अलायंस कर लिया, उस समय भी देवेंद्र भाऊ ने अपना धीरज नहीं खोया। ऐसा नहीं किया कि उन्होंने पागलों की तरह बर्ताव करना शुरू किया या फिर विक्षिप्त होकर काम करना शुरू किया, ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपना धैर्य का परिचय दिया और धीरे धीरे ही से महाराष्ट्र की राजनीति को समझते हुए उन्होंने अपना एक अस्तित्व बनाया और उन्होंने मुख्यमंत्री रहने के बाद जब दोबारा उनको सत्ता मिली, जब शिवसेना शिंदे को लेकर दोबारा जब सत्ता मिली, तब उन्होंने एक मुख्यमंत्री रहे आदमी ने उप मुख्यमंत्री बनना स्वीकार किया और सिर्फ एकनाथ शिंदे के नीचे रहकर काम करना स्वीकार किया। आप बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियन को मैं जानता हूं जिन्होंने कैबिनेट मंत्री के बाद स्टेट मिनिस्टर के रूप में काम करना स्वीकार नहीं किया, उन्होंने पद छोड़ दिया,
उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो कैबिनेट मंत्री थे, अभी हम राज्य मंत्री बनकर काम कर नहीं सकते हैं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जो हैं एक भारतीय जनता पार्टी के एक अनुशासित सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो उन्हें आदेश दिया, नेतृत्व ने जो भी आदेश दिया, उस आदेश को उन्होंने अक्षरशः पालन किया और अपनी दूसरों की लकीर छोटी करने के बजाय उन्होंने अपनी लकीर इतनी लंबी खींच दी, इतनी ऊंची लकीर खींच दी कि अब कोई आसपास फटकने को ही तैयार नहीं है। अब देखिए, उन्होंने 2024 में महाराष्ट्र में अपने दम पर अभूतपूर्व विधानसभा में अभूतपूर्व जीत करते हुए अपनी सरकार बनाई और फिर से मुख्यमंत्री बना। लेकिन उनके भी दामन में एक दाग था कि अभी तक बीएमसी में उनका मेयर बन नहीं पाया था। ये एक बीजेपी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। मुख्यमंत्री तो एक बार बन चुके थे, लेकिन बीएमसी में मेयर 25-30 साल से उद्धव ठाकरे का ही आदमी बैठा था। यहां पर भी हर एक मुश्किल घड़ी में देवेंद्र भाई ने अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया और उन्होंने उतना ही काम किया जितने की अपेक्षा बीजेपी को उनसे होती है, और रिजल्ट कहीं ज्यादा होती है। जब आप एक नेतृत्व के साथ, एक प्लानिंग के साथ काम करते हैं तो रिजल्ट तो अच्छा होता ही है, उससे ज्यादा भी कई बार होता है। यही हुआ बीएमसी चुनाव 2026 के बारे में। लोग कहते थे कि मराठा वोट उधर नहीं जाएगा, मुस्लिम वोट नहीं जाएगा, उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, बहुत तरह के परमुटेशन कम्युनिकेशन लोग बनाते थे। लेकिन जहां पर सबकी सोच खत्म होती थी, देवेंद्र भाई की सोच वहीं से स्टार्ट होती थी। देवेंद्र भाई ने बीएमसी के इलेक्शन में अभूतपूर्व जीत हासिल करते हुए पहली बार बीएमसी का जो है मेयर वहां बन गया। आप सोचिए, 227 सीटों वाली बीएमसी में भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे दोनों को मिलाकर 118 सीट हैं। और जो काफी दम भरते थे, घमंड करते थे, उद्धव ठाकरे हो, चाहे राज ठाकरे हो या संजय राउत हो, जो घमंड करते थे कि मुंबई उनके बाप की है, दूसरों को हम यहां रहने नहीं देंगे, तो महाराष्ट्र की जनता ने ही उन्हें नंबर 2, नंबर 3 पे भेज दिया। कहां है, किस कोने में है, पता भी नहीं है। जितने भी महाराष्ट्र के अभी कॉरपोरेटर्स के चुनाव हुए हैं, उसमें से 50% से ज्यादा कॉरपोरेटर अकेले बीजेपी के हैं, और जो राज ठाकरे थे उनसे ज्यादा सीटें तो एआईएम के आए हैं। तो सोचिए, राज ठाकरे की जो नफरती जुबान थी वो उन्हें किस लेवल तक लेके चली गई है। लेकिन आज हम यहां राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की बात करने नहीं आए हैं। आज हम सिर्फ और सिर्फ देवेंद्र फडणवीस की बात करने आए हैं कि किस तरह 2014 से लेकर 2024 से 10 सालों में वो महाराष्ट्र के धुरंधर कैसे बनकर उभरे हैं। इससे पहले महाराष्ट्र में बहुत बड़े बड़े चाणक्य कहलाते थे। शरद पवार, जो अपने आप को चाणक्य का भी बाप समझते थे, उनकी पार्टी को उनकी आंखों के सामने 2 बार तोड़ा गया। और फिर अजीत पवार भी अपने आप को बहुत तीसमार खान समझते थे। देखिए आज अजीत पवार कहां है, शरद पवार कहां है, उद्धव ठाकरे कहां है, राज ठाकरे कहां है। सबकी राजनीति को निपटाते हुए देवेंद्र फडणवीस ने अपनी राजनीति की एक ऐसी लंबी लाइन खींच दी है कि उस लाइन को छूना अब किसी के बस की बात महाराष्ट्र में अगले आने वाले 10-15 सालों में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हैं देवेंद्र फडणवीस, हमारे देवेंद्र फडणवीस, हमारे देवेंद्र भाऊ, जिन्होंने राजनीति की एक नई पटकथा लिखी है। और भारतीय जनता पार्टी ने अपना नेक्स्ट जनरेशन का जो नेता है वो तैयार कर लिया है। जहां अन्य पार्टियां इस चीज को कभी मतलब कि सोचती भी नहीं है कि हमें नेक्स्ट लेवल ऑफ लीडरशिप को डेवलप करना है, भारतीय जनता पार्टी ने वो तैयार करके रख लिया है। वो सिर्फ एक नेता के भरोसे बैठे हुए नहीं रहते हैं, उनके पास गैलेक्सी ऑफ लीडर्स है। लेकिन जो हारे हैं वो आज भी घमंड में ही हैं, और देवेंद्र भाऊ ने बहुत ही विनम्रता के साथ इस जीत को स्वीकार
किया है और महाराष्ट्र की जनता को बधाई दिया है। उन्होंने कहा कि ये जीत आपकी जीत है। तो ऐसे नेता का मतलब कि सफल होना बिल्कुल ही लाजमी है। ऐसे नेता को कोई रोक ही नहीं सकता है। ऐसे ही आप देखिए तमिलनाडु में अन्ना मलाई, उनका भी राइज ऐसे ही होगा। आप देखिएगा, सिर्फ अपने समय का इंतजार वो कर रहे हैं और समय का यही तो खासियत है कि समय हमेशा बदलता ही बदलता है। आज मुझे महाराष्ट्र में बीएमसी के इलेक्शन के बाद, उद्धव ठाकरे की हार के बाद मुझे वो दृश्य याद आता है कि जब उद्धव ठाकरे ने कंगना रनावत के खिलाफ भद्दी भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया था, नॉटी शब्द का यूज उन्होंने किया था और उनका घर भी तोड़ डाला था। उस समय कंगना रनावत ने एक स्टेटमेंट जारी किया था, उद्धव ठाकरे आज मेरा घर टूटा है, कल तुम्हारा घमंड टूटेगा। और उनकी बात अक्षरशः सत्य साबित हुई है। लेकिन उनका घमंड तो टूट गया, लेकिन जिनका टूटा है वो माने तब ना कि हाँ मेरा घमंड टूटा है। जिनका घमंड टूट गया वो अभी भी घमंड में है कि हाँ नहीं हमारा तो कुछ नहीं हुआ है। खैर ये तो मानने वाली की बात है कि वो क्या मानते हैं, इस जीत को कैसे लेकर चलते हैं, उनकी अपनी सोच है। तो दोस्तों मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।